स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। जो आपका आरएनएस समीकरण वाला टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो रह गया था। आज हम उसको कवर करने वाले हैं। तो देखो, आरएनएस समीकरण के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि इजिकल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन में आर टी। इसमें कौन सी क्या चीज़ें हैं ये हम सारी लास्ट वीडियो में बातें कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि दोनों तरफ हम क्या ले रहे थे, लॉग ले रहे थे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये हमारा बन रहा था। ये कैसे आया था ये भी हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो पहले वाली वीडियो को देख ले, इससे पहले वाली, उसमें ये सारा क्लियर है। अब देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ln होता है वो किसके बराबर होता है, लॉग बेस ई के। हमें उसको चेंज करना होता है लॉग बेस 10 में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2.303 लॉग बेस 10 के। ठीक है, ln को अगर लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो हमें किससे गुना करना पड़ता है, 2.303 से। बराबर में क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10 a माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और इक्वेशन फर्स्ट को देखो, मैं आपको स्टेप, ये वाले स्टेप मैं बता चुकी थी पीछे, इसलिए मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। तो उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इक्वेशन फर्स्ट को 2.303 से भाग देने पर, अगर हम इसको 2.303 से भाग देंगे, देखो नॉर्मल सी बात है, ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसको आप 2.303 से भाग दे रहे हो तो बट्टे में 2.303 इसको कैंसिल कर देगा, इसके बट्टे में जो 2.303 होगा वो इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पर ऊपर कोई 2.303 नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका 2.303। यानी जो आपका इक्वेशन अब बन जाएगा वो ये बन जाएगा, लॉग बेस 10 के बराबर लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन जाता है। अब बात आती है कि देखो, आरएनएस ने कहा कि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे इसको सॉल्व करें, अलग अलग टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अलग अलग टेम्परेचर में हमारा जो वेग नियतांक होगा कि वो भी अलग अलग होगा। यानी जब हम टेम्परेचर को T1 मान लेंगे तो वेग नियतांक को K1, और जब टेम्परेचर को T2 मान लेंगे तो वेग नियतांक को K2 मान लेंगे। उसके बाद जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो था आरएनएस समीकरण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, माना T1 बराबर, T1 पर ऐसे लिखेंगे आप, T1 पर K बराबर K1 व T2 पर K बराबर K2 होने पर। ठीक है, अब आपके पास दो अलग अलग अभिक्रियाएं आ जाएंगी। कौन कौन से अभिक्रिया आएंगी देखें यहाँ पर। अब देखो, अगर यहाँ पर अपने इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ जाएगा, पहले इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10 K1, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस में लॉग बेस 10 A, फिर उसके बाद, सॉरी ये आपका क्या है, इक्वल में चल रहा है, सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT1। इसको मैं इक्वेशन देती हूँ सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख चुके हैं। और अगर अपने T2 मान लेते हैं तो वहां पर हमारा K क्या बन जाएगा, K2 बन जाएगा। यानी अब जो इक्वेशन है वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 A माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 RT2। इसे मैं देती हूँ इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को हमें घटाना है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटाने पर, जब हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे बन जाएगा लॉग बेस 10 K2 माइनस लॉग बेस 10 K1। ठीक है, इक्वल में जो इसका मान है वो इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब K2 को हमने पहले रखा है तो हमें ये मान भी पहले रखना पड़ेगा। मैं यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, लॉग बेस 10 A माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 RT2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 A माइनस में
ई ए अपॉन में 2.303 आर टी वन, यही बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब हम इसको खोलेंगे यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट खुलने के कारण ये तो माइनस का होगा और ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोलते ही वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना, पजल बिल्कुल मत होना। अब देखो यहाँ पर log बेस 10a माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 आर टी टू माइनस में log बेस 10a प्लस में ई ए अपॉन में 2.303 आर टी टू, यही बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, ये आपके पास क्या है, प्लस का है, ये आपके पास क्या है, माइनस का है, ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे 1 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन ये कैंसिल आउट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें T2 है और इसमें T1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसमें से अगर मैं प्लस वाले को पहले लिख दूं, माइनस वाले को बाद में लिख दूं, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ई ए अपॉन में, थोड़ा ऊपर से लिखते अपने, इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, ई ए अपॉन में 2.303 अपॉन में T1। अब ये प्लस वाले को मैंने लिख दिया पहले और माइनस वाले को लिख देती हूँ मैं बाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई 2.303 आर टी टू। ठीक है, अच्छा यहाँ आर रह गया आपका आर T1 और वो हो गया आर T2। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, आपको साफ ही दिखाई दे रहा होगा कि ई ए अपॉन में 2.303 आर दोनों में कॉमन है। तो अब जो आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी ना, वो क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, बन जाएगा आपका log बेस 10। अब देखो ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। अब देखो ये चीज, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको पता होगा कि जब आपका log बेस 10x अगर माइनस में log बेस 10 y होता है तो वो बराबर हो जाता है किसके, log बेस 10 x अपॉन में y के। ठीक है, कुछ बातें जो है मैंने आपको कई बार बता रखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको कहा था कि अगर log बेस 10 x प्लस log बेस 10 y होता है तो वो गुणनफल में हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका माइनस में होता है तो ये भाग में आ जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये माइनस में दिखाई दे रहा है। अब ये माइनस में है तो क्या होगा कि ये चला जाएगा बट्टे में, यानी आपको ये फॉर्मूला यहाँ फॉलो होगा। क्लियर बात। और नेक्स्ट बात मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों में ये दोनों चीजें तो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन 1/T1 माइनस 1/T2 क्या है, कॉमन नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे और ये बन गया आपके पास आरएनएस समीकरण। आई थिंक समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र के बारे में। अगर हम बात करें मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र के बारे में तो ये आपके जो अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता है उसी को बताता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इस पर हम एक ग्राफ बताएंगे और वो ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ भी जाता है। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये तो बताएगा अणुओं का अंश, ग्राफ में ऊपर की तरफ जाएंगे तो किसको बताएगा, अणुओं का अंश। और जैसे इधर जाएंगे वो किसको बताएगा, गतिज ऊर्जा को बताएगा। किसको बताएगा, आपके गतिज ऊर्जा को, यानी ऊर्जा को बताएगा। ठीक है, मान लो कि आपके पास कितने अणु है, 100 अणु है।
100 में से 60 अणु ऐसे हैं जिनकी 35 है ऊर्जा, लगभग 35 के बराबर है। 20 अणु ऐसे हैं जिनकी 0 से 34 के बीच में ऊर्जा है। 10 अणु ऐसे हैं जिनके 36 से 60 ऊर्जा के बीच में है, सॉरी। और जो 10 अणु है वो ऐसे हैं जो 60 से अधिक है, ठीक है। तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। पहले अपने उनकी बात करते हैं जिनकी ऊर्जा 0 से लेकर 34 के बीच में है। ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि अभिक्रिया जो आपकी हो रही है उसकी ऊर्जा 0 से स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट से हम बात करें तो लगभग आपके 0 से लेकर 34 तक के जो ऊर्जा के बीच में अणु है वो लगभग कितने के हैं, 20 अणु जो है वो आपके कितने के बीच में है, 0 से 34 के बीच में है, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट है जहां पर ऊर्जा कितनी है, इस पॉइंट को नहीं अपने मान लेते, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी ऊर्जा 35 है। और मैं बस एक आधा पॉइंट बता रही हूँ, ये आपका 0 वाला पॉइंट मान लो, ये 35 वाला मान लो, ये 60 वाला मान लो, और इससे आगे 60 से अधिक वाला होगा। क्लियर बात? तो देखना यहाँ पर ग्राफ जो है इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम 0 से 34 के बीच की बात करें तो अणुओं का अंश केवल 20 है, लेकिन जैसे ही हम 35 की बात करेंगे तो हमारे जो अणुओं का अंश है वो कितना है, 60 है। यानी ग्राफ का जो पीक होगा, मतलब सबसे ज्यादा पीक पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, 35 पर। इसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ। अब देखो 35 पे आपको पीक पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अणुओं का अंश कहाँ है आपके पास, जहाँ पे ऊर्जा 35 है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ऊर्जा आपकी 36 से लेकर 60 के बीच होगी तब हमारे जो अणुओं का अंश है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी अब ये आपके धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और लास्ट में जब हम बात करेंगे हमारी ऊर्जा 60 से अधिक होगी तो अणुओं का अंश 10 होगा। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से है। अब देखो मैं इसमें क्या समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है। अगर आप कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हो, कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट करते हो, तो अभिक्रिया के अंदर अभिकारक के अणुओं के बीच में जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा। अब देखो यहाँ तक तो आप फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ तक तो आपके पास क्या है, अभिकारक के अणु है। यहाँ तक आपके पास क्या है, अभिकारक के अणु है। 60 से आगे जो है, 60 से आगे आपको यहाँ तक मिलते हैं उत्पाद। 60 से आगे आपको यहाँ पर, इस ग्राफ को मैं और बढ़ा देती हूँ। अब देखो यहाँ तक तो आपको अणु मिलते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं आपके उत्पाद। क्या बन रहे हैं, इतने से हिस्से पर आपके बन रहे हैं उत्पाद, ठीक है। इसको एक ग्राफ के रूप में समझना थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा टफ पड़ जाता है ये, लेकिन अच्छे से एक बार बात को समझ लोगे ना फिर ये कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 अणु हैं, ठीक है। अब उन 100 अणुओं के बीच में टक्करें हो रही है। अब आपको पता है कि जो प्रत्येक अणु के बीच में टक्कर हो रही है ना, प्रत्येक अणुओं में ऊर्जा समान नहीं होती। हो सकता है भाई एक अणु जो है वो कम ऊर्जा में टक्कर करे, हो सकता है कि भाई कई अणु जो है वो थोड़ी उससे ज्यादा ऊर्जा ले तभी टक्कर करे, और कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ऊर्जा पर टक्कर करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर 100 अणु की बात करें ना तो 100 में से 100 अणु जो है वो एक ही ऊर्जा पर टक्कर नहीं करते, सभी का अलग अलग टेम्परेचर होता है टक्कर करने का। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि मैंने आपको कहा कि 100 में से 60 अणु ऐसे हैं जो 35 ऊर्जा पाकर ही टक्कर करेंगे। 20 अणु ऐसे हैं जो 0 के 34 के बीच ऊर्जा में टक्कर करना शुरू कर देंगे। 10 अणु ऐसे हैं जो 36 से 60 ऊर्जा के बीच टक्करें करेंगे, और 10 अणु ऐसे हैं जो 60 से ज्यादा ऊर्जा पर टक्कर करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमारे अणु टक्कर करते हैं तो क्या सभी अणुओं के टक्कर से उत्पाद बनते हैं? समझना इस बात को। अगर अणुओं के अंश जो है उनके बीच टक्कर हो रही है, क्या टक्कर होने से सारी की सारी टक्करों से उत्पाद बनते हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि टक्करें 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी प्रभावी टक्कर, एक होती है आपकी अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर वे टक्करें होती है जब अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्कर हो और उन टक्करों से आपके उत्पाद बने, उसे हम बोलते हैं प्रभावी टक्करें। और अगर अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्करें हो और उन टक्करों से कुछ तो उत्पाद बने और जो उत्पाद नहीं बनाते उन टक्करों को हम बोलते हैं अप्रभावी टक्कर।
समझ आई बात। अब यहाँ पर देखो, ये तो सभी की ऊर्जा है कि भाई यहाँ तक जो अणु है वो क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। टक्कर के बाद उत्पाद आपका इतना ही बना है। उत्पाद कितना बना है आपका, इतना ही बना है, क्योंकि सारे के सारे टक्कर जो होते हैं वो प्रभावी नहीं होते, कुछ टक्करें ही प्रभावी होती है। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि अगर हमने अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, यानी अब जो ताप है, पहले जितना ताप था उससे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा देने के कारण आपका जो ग्राफ है ना वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखो टक्करें जो होगी ना वो कम हो रही है, लेकिन उत्पाद ज्यादा बन रहा है। आप देखो इस चीज को, अब पहले तो यहाँ तक था, अब ये चीज भी आपका क्या उत्पाद के अंदर शामिल हो चुका है। यानी पहले आपको सिर्फ इतने से उत्पाद मिल रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण अभिकारकों के बीच जो टक्करों का पीक है, यानी उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा कम नीचे हो चुका है और उत्पाद का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आप देख सकते हो कि जो अभिक्रिया का वेग है वो आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। समझ आई बात। ये जो ग्राफ था वो तो था आपका किसके लिए, तो ये ग्राफ था आपका T ताप पर। ये ग्राफ किस पर था आपका, T ताप पर। और ये ग्राफ आपका क्या है, T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ये ग्राफ आपका किस पर है, T + 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अच्छा, एक डाउट और रह गया था कि बच्चे पूछ रहे थे मैम सक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा में क्या अंतर है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया था भाई सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। मैंने आपको कहा था अभिकारकों से जब हम उत्पाद बनाते हैं ना, तो अभिकारकों को उत्पाद बनाने से पहले एक मध्यवर्ती संकुल बनाना पड़ता है, एक मध्यवर्ती स्टेज बनती है। उस मध्यवर्ती स्टेज को जब तक पार नहीं करते तब तक उत्पाद नहीं बनता, और उस मध्यवर्ती स्टेज को बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। पर बात आती है अब दहली ऊर्जा की। बात किसकी आ रही है यहाँ पर, दहली ऊर्जा। देखो अगर हम दहली ऊर्जा की बात करें ना, तो दहली ऊर्जा क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे कि अभिकारक के अणुओं के बीच में टक्कर होगा तो उत्पाद बनेगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब अभिकारक के अणुओं के बीच में इतनी ऊर्जा ही नहीं होगी कि वो गति करे और टक्कर करे, तो क्या उनमें टक्कर पॉसिबल है, क्या वो उत्पाद बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। मध्यवर्ती संकुल तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभिकारकों के जो अणु होते हैं उनके मध्य इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए, इतनी पॉसिबल ऊर्जा तो होनी चाहिए जिससे वो गति कर सके और दूसरे अभिकारक अणुओं से टक्कर कर सके। उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहा जाता है। समझ आई बात। दोबारा सुने, सक्रियण ऊर्जा तो वो था कि अभिकारक को उत्पाद में बदलते वक्त जो मध्यवर्ती संकुल हमें प्राप्त होता है, यानी जो मध्यवर्ती अवस्था हमें प्राप्त होती है, उस मध्यवर्ती अवस्था के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें हो, और अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर तभी होगी ना जब वो गति करेंगे, और वो गति तभी करेंगे जब उनमें न्यूनतम ऊर्जा होगी। तो अभिकारक अणुओं के मध्य वह न्यूनतम ऊर्जा जिस कारण से वे गति करके दूसरे अभिकारक अणुओं से टक्कर करे उसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। आई थिंक दहली ऊर्जा समझ आ गया होगा आपको। ये जो ग्राफ है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ये इम्पॉर्टेंट मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पूछ ले जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इसको लिख लेना, ये आ ही जाता है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था कि भाई इससे आप इस ग्राफ को जल्दी समझ जाओ। ठीक है, और आई थिंक समझ आ गया होगा। मैंने आपको कहा कि जैसे ये तो क्या था, ये तो आपका था ग्राफ के अणुओं के बीच टक्कर और ये था उत्पाद। लेकिन जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो टक्करों की संख्या थी वो कम के अंदर ही उत्पाद ज़्यादा बना रही थी। ये आपका ग्राफ था। क्लियर बात। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा हम वो कवर कर लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है संघट्ट सिद्धांत। देखो संघट्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पीछे से बताती आ रही हूँ कि अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्कर होता है और उन टक्करों को ही संघट्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर रखना है कि अभिकारकों के अणुओं के बीच में टक्करें होती है और टक्करों से ही उत्पाद बनते हैं, और सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनती। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संघट्ट सिद्धांत क्या चीज है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्करें होती है उसी को संघट्ट कहा जाता है और इसी को संघट्ट सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर बात। अब बात आती है कि संघट्ट सिद्धांत के बाद संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं। संघट्ट आवर्ती की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है इकाई आयतन में, इकाई सेकंड में होने वाले अणुओं के टक्करों को, इकाई आयतन में इकाई सेकंड में होने वाले अणुओं के टक्करों को संघट्ट सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसी को अपने क्या कहते हैं, आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो दो बातें बताइए, एक बताया संघट्ट सिद्धांत किसे कहते हैं, संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं। सिद्धांत यानी जो टक्करें हो रही है, आवर्ती जहाँ पर हमारा जो आयतन है और जो हमारा टाइम है दोनों फिक्स हो जाए, दोनों इकाई मान ली जाए, तो उस टाइम जो हमारे पास हमें संघट्ट मिलता है, उसकी आवर्ती मिलती है, उसे हम संघट्ट आवर्ती कहते हैं। अब देखो ये चीजें बता देती हूँ मैं आपको। देखो संघट्ट सिद्धांत के बारे में, तो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो उनके अणुओं के मध्य टक्कर को अपने क्या बोलते हैं, संघट्ट होना आवश्यक है। बिना टक्करों के आपके अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, और उत्पाद में भी वही परिवर्तित होते हैं जिन अभिकारकों में प्रभावी टक्कर हो, और जिनमें प्रभावी टक्करें नहीं होती वो उत्पाद नहीं बनाते। ठीक है, इस आधार पर मैक्स ट्राउट्स तथा विलियम लुईस ने संघट्टवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो संघट्टवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया, मैक्स ट्राउट्स और विलियम लुईस ने किया। अब बात आती है संघट्ट आवर्ती के बारे में। तो संघट्ट आवर्ती के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्ट को संघट्ट सिद्धांत कहा जाता है। संघट्ट यानी टक्कर को। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, K बराबर ZAB E माइनस EA अपॉन में RT, जहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ZAB है वो क्या है, संघट्ट आवर्ती है, R गैस नियतांक है, EA सक्रियण ऊर्जा है, और T बराबर, ये T बराबर है भाई, C नहीं है, T बराबर क्या है आपके पास, तापमान है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपने ये पहला देखना है, आपको पता है कि जो अभिक्रिया हम करवाते हैं अगर वो आप उसमें बहुत ही जटिल संरचना अगर उसकी हो तो उसमें जो आपके अभिकारक है उन सभी में प्रभावी टक्करें नहीं होती। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग हमारे उसको सॉल्व करें, जो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि कितना उत्पाद बन रहा है टक्करों से, तो हमारे इसमें रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, कुछ टक्करें अप्रभावी भी होती है। तो ये जो थोड़ी सी यहाँ पे गलती रह गई थी, या फिर हमने बोल सकते हैं इस इक्वेशन में कमी रह गई थी, इसको सुधार कर एक रोह जो कि एक त्रिविम कारक है इसको लाया गया। त्रिविम कारक जो रो है ये बताता है कि प्रभावी व अप्रभावी टक्करों की संख्या कितनी है। जितनी प्रभावी टक्करों की संख्या होगी उतना मान रख दोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, यानी जो आपका रो है वो बताएगा प्रभावी व अप्रभावी टक्करों की संख्या को। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि जटिल अणुओं में यह मान्य नहीं है। क्या ये इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रभावी टक्कर कितने हैं और अप्रभावी टक्कर कितने हैं। ये तो हम सभी के लिए एक जैसे सॉल्व करेंगे और सभी का आंसर एक जैसे आएगा, पर जरूरी थोड़ा ना कि हर रिएक्शन के अंदर उत्पाद इक्वल ही बने। तो देखना यहाँ पर, क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, इसलिए इसमें संशोधन करके त्रिविम कारक रोह जोड़ा गया, और रोह जोड़ने के बाद हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है, और रोह होता है प्रभावी व अप्रभावी टक्करों की संख्या, जो हमें ज्ञान कराता है प्रभावी टक्कर कितने हैं और अप्रभावी टक्कर कितने हैं। क्लियर बात। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है वो ड्रीम क्लास के लर्निंग ऐप को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पर जो मेरा पेड कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है 1 अगस्त से ही, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। कई बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े तो आप भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएगी। आपको वहाँ पे नोट्स भी PDF के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।